नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नक्सली हमला हुआ है, आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 11 जवानों के शहीद होने की जानकारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की है। नक्सली हमले को लेकर के उन्होंने ये जानकारी ली है। तो अमित शाह के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ फोन पर वार्ता की गई है। ये बड़ी जानकारी है, बेहद बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से समय की यह सबसे बड़ी खबर, दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ है। आईडी ब्लास्ट में 11 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आ रही है। तो आईडी ब्लास्ट हुआ और इसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी यह है कि अभी भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही है छत्तीसगढ़ में। यह बड़ा नक्सली हमला है। तो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ फोन पर बातचीत करके पूरे हमले की जानकारी ली गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान भी आया है, नक्सलियों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आईडी ब्लास्ट में 11 जवानों ने अपनी शहादत दे दी है। ये बेहद अहम जानकारी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आईडी ब्लास्ट हुआ, 11 जवानों के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिवीजन माओवादी कैडर्स की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं शामिल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जा रही है। उधर यमुनानगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का औचित्य उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि यह कार्यक्रम आखिर क्यों हो रहा है। एक तरफ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पार्टी का चल रहा था, इस बीच ये कार्यक्रम क्यों आया, मुझे समझ में नहीं आया। आखिर ये लोग ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान हरियाणा में विभिन्न जिलों में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कुमारी शैलजा शामिल नहीं हुई। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप को इस कार्यक्रम में बुलावा गया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया। ना तो बुलावा मिला। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि विपक्ष आपके समक्ष, ऐसे मुझे समझ नहीं आया कि वो दोबारा रिवाइव करने की जरूरत क्या थी, जबकि हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहे थे। राहुल जी के यात्रा के बाद पहले भारत जोड़ो, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वो कार्यक्रम पार्टी का चल रहा था। तो बीच में ये विपक्ष आपके समक्ष मुझे कहा गया कि ये शायद उसी का हिस्सा है या क्या है, मुझे नहीं पता। इस बारे में मुझे मालूम नहीं, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं अध्यक्ष थी उस समय ये पैरेलल कार्यक्रम सीएलपी की ओर से शुरू हुआ, आपको याद होगा। तो आज के दिन मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आया। पीसीसी का कार्यक्रम है, ये हाथ से हाथ जोड़ो है, या विपक्ष आपके समक्ष जो सीएलपी ने शुरू किया था वो है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन वो कर रहे हैं प्रोग्राम, कोई हर्ज नहीं है। काफी समय बाद शायद यहाँ पर प्रोग्राम देखा। तो वहीं कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि हुड्डा के शासनकाल के 10 साल के कार्यकाल में उत्तर हरियाणा के क्षेत्र की अनदेखी हुई। उन्होंने कहा कि जो विकास होना चाहिए था वो विकास वहां पर नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि वो व्यक्तिगत किसी पर उंगली नहीं उठाती, लेकिन जो प्रोजेक्ट उन हलकों के लिए लाए गए थे उन पर काम नहीं किया गया। इसको भी मैं स्वीकार करती हूँ कि 10 साल हमारी सरकार रही, उस समय जो हमारे एरिया का विकास होना चाहिए था, और आप तो जानते हैं समय समय पर आपसे सारी बातें साझा करती थी, चाहे हमारे हाईवे की बात हो या कुछ भी बात हो, सब बातें आपसे साझा मैं उस समय करती थी। कोई बात मैंने कभी आपसे छिपाई नहीं। ठीक है, मैं व्यक्तिगत किसी पर उंगली नहीं उठाती, लेकिन जो असलियत थी वो आपके सामने थी कि वो 10 साल में जो हमारे एरिया को हमारा हिस्सा मिलना चाहिए था, उससे शायद कुछ उसमें कमी रही।
पंचकुला में हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से 2 दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। इसमें सीएम मनोहर लाल ने इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में केंद्र और राज्य के करीब 200 पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कॉन्क्लेव से जुड़ेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है पानी सीमित हो रहा है। हरियाणा में बारिश की 150 मिलीमीटर की एवरेज है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि एसवाईएल के निर्माण के न होने के चलते भाखड़ा रावी ब्यास का पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली को भी सुनिश्चित पानी हमें देना पड़ता है, हमें पानी का संग्रह करना चाहिए। मदद कर सकता मैं यहाँ पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये 2 मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। अपने समय में हम जैसे तैसे इसका गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे दबाव बढ़ रहा है, चाहे आबादी का है, चाहे उद्योग का है, आवश्यकता बढ़ रही है। सीमा पानी की अपनी उसकी क्वांटिटी मात्रा उस सीमित है। मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो एवरेज 5 इंच वर्षा अर्थात 150 मिलीमीटर के आसपास, अगर मैं आंकड़ा गलत नहीं बोल रहा, तो ये हमारी एवरेज है। पंजाब का बंटवारा होकर हरियाणा से जब से बना तो हमारे पास सीधी नदी तो केवल यमुना या फिर छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज वही आती है। यमुना में भी एक शेयर मिलता है हमको, सारा वो नहीं मिलता। या फिर रावी ब्यास, सतलुज रावी ब्यास, उसका भी शेयर भाखड़ा डैम के माध्यम से हमको मिलता है। इससे ज्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है। हम देख रहे हैं कि जैसा भी पानी का भी बंटवारा 3.5 MF पानी हमको जो भाखड़ा से मिलना है या रावी ब्यास का जो मिलना है, वो भी पूरा एसवाईएल के निर्माण के न होने के कारण से उन्हें मिल नहीं पा रहा। यमुना का पानी भी वर्षा में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जो सर्दी का समय है जब पानी बहुत कम होता है तो हमारे अपने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। उसमें से दिल्ली को भी सुनिश्चित पानी हमको देना पड़ता है। तो अर्थात जो वर्षा के दिनों में पानी की अधिकता है, उसके संग्रह का सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा कि उस संग्रह को, चाहे हमारे अपनी जमीन पर पानी आए, चाहे यमुना में पानी ज्यादा आए, उसका संग्रह हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। जानकारी दी गई है 200 STPs या हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगभग इतने लगे हैं, जिसका 700 क्यूसेक पानी हम जो रीयूज कर रहे हैं। क्या इतना ही है? 1800 MLD। हाँ, लेकिन वो हमारी कुल उपयोग का बहुत थोड़ा है। उसको हम बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। वो हम इरिगेशन के लिए कर सकते हैं, वो हम उद्योग के लिए कर सकते हैं, वो हम घर में अतिरिक्त पानी के अतिरिक्त जो उपयोग है उसमें कर सकते हैं। हम अपने वॉशरूम्स का जितना भी रीयूजेबल वाटर उसको यूज कर सकते हैं। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 4था दिन है। पहलवान अपनी इंसाफ की लड़ाई के लिए रात दिन धरना स्थल पर डटे हुए हैं। पहलवान धरना स्थल पर ही सो रहे हैं, वहीं अपनी पहलवानी की वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। पहलवानों का कहना है कि इस बार जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा उनका धरना जारी रहेगा। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। 4 दिनों से जो ये धरना चल रहा है उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें देखिए। 23 तारीख से ये जो धरना है वो शुरू हुआ। फिर 24 तारीख को भी पहलवान इसी तरह से डटे रहे। 25 तारीख को भी पहलवानों ने अपनी बात को रखा, विरोध जारी रहा
और 26 तारीख को भी आप देखिए अपना डेली रूटीन जो वर्कआउट है वो करते हुए और वहीं पर धरना स्थल पर ही प्रैक्टिस करते हुए पहलवान आपको देख रहे हैं। लेकिन जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यहां से नहीं हटेंगे, ये बात पहलवानों के द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। उधर सोनीपत में पहलवान बजरंग पुनिया के घर इनेलो नेता अभय चौटाला पहुंचे और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों को उन्होंने अपना समर्थन दिया। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि देश और प्रदेश में खेल प्रमोशन का काम चौटाला परिवार ने ही किया है। सबसे पहले 3% स्पोर्ट कोटा चौधरी देवीलाल ने ही बनाया था। इस दौरान अभय चौटाला ने कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा। गोलमाल तो जब पहले दिन ये जाकर के बैठे थे पहलवानों, जब इन्होंने ये बात कही थी कि लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है, लड़कियों के साथ जबरदस्ती हो रही है, तो सरकार को उसी दिन ही इस रेसलिंग एसोसिएशन को बैन करके जो अब कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं उसी दिन बना देनी चाहिए थी और उसी दिन ही FIR लॉन्च करके और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, ब्रिजभूषण के खिलाफ। अब भी पुलिस जो है उसको बचा रही है, इसलिए बचा रही है कि भाजपा जो है, क्योंकि ये भाजपा का सांसद है और उस सांसद को बचाने के लिए किस स्तर तक सरकार गिर सकती है आप सोच भी नहीं सकते। मानेसर नगर निगम के भांगरोला गांव की मुख्य सड़क पिछले काफी समय से खस्ताहाल पड़ी है। मानेसर नगर निगम की ओर से गांव भांगरोला की ये मुख्य सड़क का नव निर्माण कार्य लगभग 1.5 साल पहले शुरू किया गया, लेकिन अभी तक गांव की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो सका है। आज हम भांगरोला गांव की मुख्य सड़क पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हालत कितनी खस्ताहाल और काफ़ी समय से जो सड़क के नवनिर्माण कार्य का जो काम है वो शुरू हुआ है और काफ़ी समय बीतने के बाद भी जो सड़क का अभी तक नवनिर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी बार निगम के अधिकारियों को इन समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन जो निगम के अधिकारी है गाँव की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी अभी निगम के द्वारा नाले का नवनिर्माण कार्य किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसकी सफाई नहीं होने के कारण जो नाला है वो पानी से भरा हुआ है और साथ ही जो गांव की मुख्य सड़क है उस पर भी पानी जमा है। हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कितनी समस्या निगम के गठन के बाद से गांव में पड़ी। जी, आपका नाम? जयप्रकाश। कितनी समस्या निगम के गठन के बाद से गाँव में? सर निगम में जिस निगम बना है उसमें समस्याएं बढ़ी है, घटी नहीं है। तो जो समस्याएं हमारी पहले समाधान किया था पंचायत राज में उनको दोबारा शुरू कर दिया, रास्ते खोद कर रखे हुए हैं। अब इसी रोड को लगा लीजिए, इस रोड को आज समस्या आज से नहीं, ये समस्या हमारे करीबन 2 साल 3 साल से हो गई, 2 साल से ज़्यादा हो गया। लगातार प्रशासन के टच में हम अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन होता क्या है अधिकारी बदल जाते हैं बार बार और वो कार्रवाई होती नहीं है। अब ये नाला खुदा हुआ है, इसको 2 महीने हो गए थे, 2 महीने से ये नाला खुदा पड़ा था, दुकानदार बंद। अब ये रोड फूटे हुए हैं, इसमें आने जाने में समस्या है। अभी तो पानी कम है, बारिश के मौसम में पानी इतना हो जाता है कि रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक, आपका नाम? अमित कुमार। कितने दिन से जो सड़क का नवनिर्माण कार्य शुरू हुआ? भाई पिछले 1.5 साल से तो हम बहुत परेशान चल रहे हैं कि जो मुख्य सड़क है उसका नवनिर्माण कार्य लगभग 1 से 1.5 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी परेशानी है। गांव की मुख्य सड़क है और जिसको खोद कर लगभग 1 वर्ष या 1.5 वर्ष की बात करें तो इतने समय पहले खोद कर डाला गया था, लेकिन जो सड़क है अभी तक नहीं बनी है। और साथ ही जो नाले बनाए गए थे उनमें अब जो गंदगी भरी हुई है और जो पानी है वो उसकी निकासी के भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी परेशानी ग्रामीणों के सामने है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज। वहीं चरखी दादरी के पीजी कॉलेज में सुविधाओं की भारी कमी है। लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने जिला स्तरीय कॉलेज 2 साल पहले शुरू कर दिया, लेकिन शहर से 5 किलोमीटर दूर गांव स्थित भैरवी स्थित किसान मॉडल स्कूल में उधारी की बिल्डिंग में बिना शिक्षकों की नियुक्ति के महाविद्यालय चल रहा है और इसी के चलते बीए और बीकॉम के 410 छात्र छात्राओं के भविष्य पर तलवार लटक रही है। कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी है। केवल 5 विषयों के शिक्षक डेपुटेशन पर बुलाए गए हैं। महाविद्यालय में शिक्षकों सहित नॉन टीचिंग का भी कोई पद स्वीकृत नहीं है और 13 पद यहां पर रिक्त पड़े हैं। छात्रों का कहना है कि शिक्षक के न होने के कारण उन्हें पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। परीक्षा देने में भी उनको कठिनाई आ रही है। तो वहीं कॉलेज में कोई ना तो ग्राउंड है और ना ही ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनी है। फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई चल रही है और इस कॉलेज के अंदर इंग्लिश और हिंदी का टीचर बिल्कुल नहीं है
अगर टीचर नहीं है तो फिर भाई बच्चे कैसे भाई यूटिलाइज करें और कंटिन्यूटी कैसे करें। अगर टीचर अच्छे आएंगे तो फिर बच्चे भी थोड़े है भाई बिल्कुल कंटिन्यू रखें, डेली रोज़ाना आने की कोशिश करेंगे। और मैं आप और अध्यापक न होने के कारण तो ये है कि भाई मतलब पढ़ाई तो जारी रखती नहीं ना, उनको ये लगता भाई क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। उधर नूंह में जिला नगर योजनाकार विनेश कुमार और उनकी टीम ने पुन्हाना ब्लॉक के 3 गांवों में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पे बुलडोजर चला दिया है। डीटीपी ने काफी संख्या में पुलिस बल और अपने साथ लेकर 24 एकड़ में विकसित की जा रही 3 अवैध कॉलोनियों में बड़े इन निर्माणों को तोड़वा दिया है। डीटीपी की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने और इनके प्लॉट को लेकर के निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा है। 3 अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई करते हुए 22 डीपीसी एक बाउंड्री वॉल को तोड़ने के साथ साथ इनमें बने कच्चे और पक्के रास्तों को जगह जगह से बुलडोजर से खुदवा दिया गया है। तो आज जो डेमोलिशन किया है हमें इसमें कई जो है शिकायत भी आ रही थी कि जी वहाँ पे इस तरह की नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसी में हमने ये कार्रवाई करी है। 4 दीवार या कुछ एक दो अंडर कंस्ट्रक्शन टीपीसीज थी, ये सारी डेमोलिशन की है और लोगों से भी अपील की है कि वहाँ पे जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना। तो वहीं बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए झज्जर पुलिस ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें एसपी अर्पित जैन ने बदमाश और गैंगस्टर्स को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया तो न सिर्फ अपराधी बल्कि उनकी सहायता करने वाले रिश्तेदार और मित्रों को भी बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स पर भी झज्जर पुलिस नकेल कसने जा रही है। इंटर स्टेट क्राइम को रोकने के लिए देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और अपराधियों का रिकॉर्ड साझा किया जाएगा। एसपी अर्पित जैन ने यह भी बताया कि वो हफ्ते में एक बार बुधवार के दिन बहादुरगढ़ लघु सचिवालय में अपने लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आमजन उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवा सकते हैं। उधर करनाल की अनाज मंडी से एफसीआई के गोदाम में भेजे गए गेहूं के ट्रक वापस मंडी लौट रहे हैं। गेहूं में गुणवत्ता मानकों की कमी का हवाला देकर के एफसीआई ने मंडी से भेजे गए हजारों गेहूं के कट्टों को रिजेक्ट कर दिया है। एफसीआई के क्वालिटी कंट्रोल की टीम ने गेहूं में नमी की मात्रा की अधिकता और इसके अलावा साफ सफाई की कमी की बात को कहा है। सरकारी गोदाम से वापस भेजे गए कट्टों को मंडी में खाली करके गेहूं सुखाया और दोबारा सफाई की जा रही है। गेहूं रिजेक्ट होने के बारे में आड़ती संतुष्ट नहीं है। उनका दावा यह है कि मंडी से भेजा गया गेहूं साफ है। एफसीआई के डीएम इंद्रनील मंडल ने यह बताया है कि गेहूं खरीद को लेकर के नमी और गुणवत्ता के मापदंड निर्धारित हैं। इस बार बारिश की मार के चलते सरकार ने लस्टर लॉस में छूट दी थी। वहीं एफसीआई के गोदाम में भेजे गए गेहूं की बारीकी से जो जांच है वो होती है और जिस गेहूं में कमी होती है उसको रिजेक्ट किया जाता है। इससे लेके इशू मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक निर्धारित मानक होता है, स्पेसिफिकेशन होता है। हमको वो गेहूं जो है उस निर्धारित मानक में ही लेना पड़ता है। लेकिन उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ रिलैक्सेशन को दे नहीं पाता है। रिलैक्सेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बार के लिए आ गया था, लस्टर लॉस के लिए और ब्रोकन एंड श्रिंकन ग्रेन के लिए एक रिलैक्सेशन आ गया था। उस रिलैक्सेशन के ऊपर अगर कोई जाता है तो हम उसको ले नहीं पाएंगे। उसमें फॉरेन मैटर, डास्ट, इसका भी एक मिनिमम लिमिट होता है। उसके ऊपर अगर जाता है तो वो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माने पैसा जो है वो खर्च करके स्टॉक प्रोक्योर कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि स्टॉक रेडी टू यूज़ हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसा स्टॉक ले लिया कि इट इज़ नॉट फिट फॉर माने ह्यूमन कंजम्पशन। तो स्टॉक मेरा डिपो में जाता है, मतलब इट इज़ रेडी टू यूज़। एफसीआई ने करनाल अनाज मंडी से लिफ्ट किए गए हजारों कट्टों को गुणवत्ता के मापदंड में खरा नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे में अब ये कट्टे सरकारी गोदामों से दोबारा करनाल की अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं और इनकी साफ सफाई करने के लिए दोबारा से कट्टों को खोला जा रहा है। ऐसे ये सैकड़ों कट्टे हैं जो एफसीआई के गोडाउन में पहुंचे गए थे, लेकिन अब इनको खाली किया गया है क्योंकि एफसीआई ने इस गेहूं को लेने से इनकार कर दिया है। एफसीआई का तर्क है कि जो गेहूं इन कट्टों में भरा गया था वो गुणवत्ता के मापदंडों के अनुसार नहीं था, चाहे वो साफ सफाई की बात हो या नमी की मात्रा की बात हो। इस गेहूं में वो सभी मापदंड अधूरे थे और यही वजह रही है कि एफसीआई ने करनाल अनाज मंडी के हजारों कट्टों को रिजेक्ट कर दिया और निर्देश दिए कि
सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही गेहूं को कट्टों में भरा जाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या जब ये गेहूं सरकार द्वारा खरीदा जा रहा था तो जो आड़ती हैं या खरीद एजेंसियों के अधिकारी हैं उन्होंने जो गुणवत्ता के मापदंड थे उनकी अनदेखी क्यों करी? क्यों ऐसे गेहूं को इन कट्टों के अंदर भरा गया या सरकारी गोदामों तक पहुंचाया गया जो गुणवत्ता के माप के अनुसार नहीं था, जिनके अंदर नमी की मात्रा अधिक थी या साफ सफाई नहीं थी? तो ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जो स्टेट की खरीद एजेंसियां उनके ऊपर भी आखिर ये लापरवाही क्यों की गई? क्योंकि अब जिस तरह से ये पोल खुली है कि करनाल अनाज मंडी के हजारों कट्टे एफसीआई ने रिजेक्ट किए हैं। आप देख सकते हैं ये वो गेहूं की गुणवत्ता है जो इन कट्टों से खोली गई थी और देख सकते हैं कि किस तरह के हालात जो हैं इन कट्टों के अंदर जो गेहूं रखी गई थी उसके बन चुके थे। ये गेहूं जो है सरकारी गोदाम में भेजा गया था और अब एफसीआई ने इसको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि इसकी गुणवत्ता जो है बेहद खराब है। बारिश में भीगने के बाद इसमें नमी की मात्रा अधिक मिली है। इसके अलावा जो साफ सफाई यहाँ पर की जानी थी आड़तियों के द्वारा वो भी नहीं की गई है। अब ये जो आप देख सकते हैं गेहूं अब वापस दोबारा मंडी में भेजा गया है एफसीआई के गोडाउन से और दोबारा से इसको सुखाया जा रहा है ताकि इसको खाने लायक बनाया जा सके, इसकी साफ सफाई हो सके। ये वो हजारों कट्टे इस तरह के मंडी में रखे हैं जिनको एफसीआई गोडाउन से वापस भेजा गया है, रिजेक्ट करके भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि आखिर गेहूं की खरीद में इस तरह का गोलमाल क्यों किया जा रहा था? क्यों निर्धारित मापदंड जो हैं उसकी पालना नहीं की गई? और अब जब ये गेहूं के कट्टे वापस मंडी में भेजे जा रहे हैं तो अब किस तरह से गेहूं की गुणवत्ता सुधारी जाएगी? क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा पहले भी ये मुद्दा उठा चुका है कि जानबूझकर रखरखाव का अभाव रखा गया मंडी में और लाखों कट्टे बरसात की चपेट में आए। इससे नमी की मात्रा जरूर बढ़ी लेकिन गेहूं की क्वालिटी भी प्रभावित हुई। अब एफसीआई ने इस मामले में अपने तेवर तलक करते हुए ऐसे गेहूं को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।